वक्त हो गया आपके सामने प्रस्तुत करने का सैमसंग का रिपोर्ट कार्ड 2024 का। मैं हूं संदीप, मेरे साथ हैं अजय और अभिषेक, और आज हम आपको पूरा लेखा जोखा बताएंगे सैमसंग का कि भाई साहब ने 2024 में एकदम झंडे गाड़ दिए या कहीं पर उनके झंडे हिल रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट कार्ड। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं नंबर के खेल की। तो नंबर के खेल की अगर बात करें तो सैमसंग ने 2024 में 24 मॉडल्स फोन के लॉन्च किए और साथ ही साथ उनके वेरिएंट्स ही मिला ले, सब वेरिएंट जितने बनते हैं ना 8GB 6GB वो सब मिला के 51। और इनके जो मैक्सिमम फोन्स लॉन्च हुए थे वो लॉन्च हुए थे 10 to 20,000 के प्राइस सेगमेंट में, जहां पर इन्हें 29% फोन्स अपने लॉन्च किए, जो कि बन के आते हैं 15%। बाय द वे, इसके ऊपर भी एक सेगमेंट है 50,000 प्लस, उसमें भी सेम नंबर रेप्लिकेट हुआ, जहां पर उन लोगों ने लॉन्च किए 15 फोन 29%। सो अजय, आपको ये नंबर देख के क्या लगता है, और खासकर अगर हम कंपेयर करें कि 2023 में इन लोग ने लॉन्च किए थे ऑलमोस्ट 45 फोन, इस बार थोड़े से नंबर बढ़ गए हैं। सबसे पहले मॉडल टू वेरिएंट रेशियो कैसा लग रहा है आपको? मॉडल टू वेरिएंट रेशियो परफेक्ट है मेरे हिसाब से, वेरी क्लोज टू 1:2। बिल्कुल, जो मैं मानता हूँ एक आइडियल रेशियो है, तो उसमें तो कोई कमी नहीं है। एक सिंपल शब्दों में कि जैसे कि कोई भी फोन लॉन्च करे, जैसे S24 लॉन्च कर दिया है तो उसके दो वेरिएंट्स करते होंगे, 8+128, 8+256, ये वेरिएंट हो गए। तो इनका जो रेशियो, मॉडल तो एक है, उसके दो वेरिएंट्स आ गए, 1:2 रेशियो में कहते हैं कंज्यूमर्स कंफ्यूज नहीं होंगे, उनके पास डिसेंट ऑप्शन से मिल जाएंगे। जी, तो पहला चीज ये है। दूसरा, आई थिंक इन्होंने एक जो एडिशन जो आप दिखा रहे हैं मॉडल्स के थोड़े से वेरिएंट्स के, जी, उसमें एक मेरे हिसाब से जहाँ इन्होंने कोशिश की कि हम अक्रॉस प्राइस सेगमेंट में प्ले करते हैं, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद उन्होंने कुछ मॉडल बिलो सब 10K में इंट्रोड्यूस किए। बिल्कुल, वहां पर उन लोग ने इस बार 5 फोन लॉन्च किए थे, ऑलमोस्ट 10% उनका वहां पर गया था। और लास्ट ईयर 2023 में ने खाली 2 मॉडल्स लॉन्च किए थे इसमें, और जबकि ये एक डिक्लाइनिंग सेगमेंट है। जी, ये डिक्लाइनिंग सेगमेंट में मॉडल्स और ऐड करना, ये मेरे समझ के थोड़े परे है। मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों इस सेगमेंट में इन्होंने ड्रॉप किया। दूसरा, अगर आप 10 to 20K में भी देखेंगे जी, तो उसके अंदर भी आई थिंक उन्होंने 15 फोन लॉन्च किए हैं 29% के करीब। उसमें उन्होंने ग्रो किया, करीब 6% ग्रोथ किया नंबर ऑफ वेरिएंट्स के अंदर जी। और उसके नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं तो इन्होंने ड्रॉप किया है 30 to 40K के अंदर। आई थिंक इन्होंने ड्रॉप किया है अपने वेरिएंट्स को। 30 to 40K के बीच में इस साल उन लोगों ने 5 मॉडल लॉन्च किए हैं, 5 वेरिएंट्स मिला के। लेकिन अगर 2023 की कंपैरिजन में करें तो उधर उन लोगों ने 3 किए थे, यानी कि पिछले साल 7 था, इस साल इनका 10% था। हल्की सी ग्रोथ इन लोगों ने की है 31 to 40K में। हाँ, तो इसमें मेन जो सेगमेंट है जो ग्रो की है जी, 10 to 20 सबसे ज्यादा ग्रो की है जी। वहां इनको मेरे हिसाब से इनके नंबर ऑफ मॉडल्स को थोड़ा, ये जो सब 10K वाले मॉडल्स जो इन्होंने बढ़ाए हैं, ये मॉडल्स का ट्रांसफर एक्चुअली 10 to 20K होना चाहिए था। जो 2-3 मॉडल वहां बढ़ाए हैं, वो ये 2-3 मॉडल 10 से 20K के अंदर आने चाहिए थे, क्योंकि वो सेगमेंट ने सबसे ज्यादा पिकअप किया है। तो एक तो वहां मेरे को लगता है थोड़ा सा इन्होंने लूज किया है। दूसरा, इन्होंने ऊपर वाले जो टॉप सेगमेंट है जी, इसको बहुत लोड कर दिया 50K प्लस सेगमेंट को बहुत ज्यादा लोड कर दिया है। वो सेगमेंट 50K प्लस की सेगमेंट मेरे हिसाब से टोटल मिला भी लेंगे आप, तो ये सेगमेंट 15% के ऊपर के सेगमेंट नहीं है। राइट, अगर इंडस्ट्री एवरेज देखा जाए तो जितने भी फोन 2024 में लॉन्च हुए, उसमें जो फोन्स 50,000 प्लस के लॉन्च हुए थे वो ऑलमोस्ट 15% मार्केट शेयर था। लेकिन यहां पर अगर हम सैमसंग की बात करें तो इन लोग का जितने भी फोन्स लॉन्च हुए थे उसके 29% फोन्स वर इन 50,000 अबाउ, यानी कि इंडस्ट्री का जो पैटर्न एवरेज था उसका डबल। और उसमें भी जब आप इस सेगमेंट में जाते हैं तो आपका सीधा कंपटीशन एक्चुअली एप्पल के साथ होता है। OnePlus तो इस साल थोड़ा ढीला रहा है जी, तो डायरेक्ट कंपटीशन आपका सैमसंग के एप्पल के साथ है। जब आप एप्पल के साथ compete करेंगे और जब अपने एप्पल एक मोमेंटम में है जी, और एप्पल बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे तो इनका मतलब इन्होंने खास करके अगर हम सेगमेंट लेते हैं 70,000 के ऊपर की सेगमेंट लेते हैं, जो हमने सेग्रीगेट नहीं की है, पर जस्ट मेरे इन्फॉर्मेशन से कि अगर वो सेगमेंट लेते हैं तो 80% तो एप्पल लेके चला गया। तो 80% अगर आपका 70,000 के ऊपर एप्पल लेके चले जाएगा, तो बाकी कुछ ब्रांड ने भी 2-3% किए होंगे, तो बचा क्या? सैमसंग के लिए क्या बचा? 17-18%। राइट। तो इतने ज्यादा मॉडल 50,000 के ऊपर लॉन्च करने का मेरे हिसाब से रीजन नहीं बनता। आई थिंक मॉडल्स कम होने चाहिए और बड़ा फोकस करके
और मॉडल बेशक लॉन्च कर दीजिए, वेरिएंट्स कम कर दीजिए, मतलब मॉडल कम कर दीजिए या वेरिएंट्स कम कर दीजिए, रेंज थोड़ी कम कीजिए और थोड़ा उनके ऊपर फोकस करिए थ्रू व्हाटएवर मींस आप। तो बिखराव नहीं लगेगा, थोड़ा बिखराव नहीं लगेगा और कंपटीशन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी क्या होगा, कैनिबलाइजेशन होगा जी। अभी कस्टमर खुद कंफ्यूज हो जाएगा, इतने सारे वेरिएंट्स के अंदर कौन सा वेरिएंट खरीदूं जी। तो वो उस चक्कर के अंदर एंड के अंदर होगा ये कि आपको ऑल्टरनेटिव, इमीडिएट ऑल्टरनेटिव एप्पल है। और आज की तारीख में जहां एस्पिरेशन वैल्यू बहुत काउंट कर रही है जी, जहां ईएमआई ऑप्शंस बहुत इजी हो गए हैं, तो पीपल विल ऑटोमेटिकली गो फॉर एप्पल। जैसे ही आप 50,000 रुपए पार करेंगे जी, जैसे आपने 50,000 पार किया, आप सीधा एप्पल के साथ खड़े हो जाएंगे। और आज का दिन वो दिन नहीं है जब आपको एप्पल के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करने के आप हालत में हैं, वो हालत नहीं है। इवन सैमसंग की वो हालत नहीं है आज की तारीख में। राइट, हालत नहीं है एज इन मतलब हालत नहीं है इन टर्म्स ऑफ जो एक्सेप्टेंस है, जो एस्पिरेशन, वो एस्पिरेशन वैल्यू सैमसंग क्रिएट नहीं कर पाया है जो एप्पल क्रिएट कर पाया। बिल्कुल। तो सैमसंग में अगर आप बात करेंगे ऊपर की, तो 3 मेन आएंगे प्रोडक्ट आपके, S24, फ्लिप और फोल्ड जी। फ्लिप मेरे हिसाब से लास्ट ईयर से डिक्लाइन किया है, फोल्ड लास्ट ईयर के बराबर है या डिक्लाइन किया है। फ्यूचर का प्रोजेक्शन है कि फोल्ड डिक्लाइन करेगा। तो ये जो फॉर्म फैक्टर, डिफरेंट फॉर्म फैक्टर है, इसमें सैमसंग का रिलाय करना ठीक नहीं है। तो हम फॉल बैक कहाँ होगा? फॉल बैक एंड के अंदर S24 पे ही होगा जी। अब 25 की तैयारी हो रही है। 25 की तैयारी। आप S24 या तो आप एक काम कीजिए कि S25 बेचिए और साथ में एप्पल जैसे पिछले 3 साल के मॉडल बेच देता है, वैसे ही आप S24 के ऊपर भी अपना मोमेंटम, कोई प्राइस एडजस्टमेंट करके मोमेंटम मेंटेन करें, जैसा एप्पल करता है। पिछले 2 साल के मॉडल भी बेच पाता है, कम से कम पिछले 1 साल का मॉडल की आप मोमेंटम को मेंटेन करें। तो ज्यादा रेंज लॉन्च करने के बजाय आप अपने जो एग्जिस्टिंग S24 है, जिसने अच्छा शुरू में फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत बढ़िया किया था S24 में, आप S24 के ऊपर ही कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कीजिए कि S25 के साथ S24 भी खड़ा हो जाए। और आई थिंक दैट शुड बी इनफ। उसके अलावा आपके पास में फोल्ड है, फ्लिप है, उसमें जितना करना चाहे करें। बिल्कुल। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिट्स एंड मिसेस की। अभिषेक, अगर हम इस साल देखें तो इस साल AI तो मतलब एक जुमला बना हुआ था, जिस ब्रांड को देखो AI के अलावा कुछ बोल ही नहीं रहा था। AI मतलब जैसे AI के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इस साल AI में एक्चुअली कुछ किया इन लोग ने, सैमसंग ने बेटर। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर हमेशा से सैमसंग की एक स्ट्रेंथ रही है जी, पिछले कुछ सालों से इनफैक्ट ज्यादा। तो AI में तो दे वेंट ऑल इन। AI में बहुत कुछ डाल दिया उन्होंने, एंड अभी फ्लिप फोल्ड के साथ और फीचर्स ऐड करे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सॉफ्टवेयर में इन्होंने अपनी कमिटमेंट मिड रेंज और बजट फोन्स के लिए और बेटर कर दी है। उसमें आई गेस 4 साल के अपडेट दे रहे हैं अब ए सीरीज में। तो दैट इज समथिंग जो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करेगी। बिल्कुल, क्योंकि साल के पिछले साल के मतलब इस अभी तो पिछला साल के नहीं कहेंगे, यही साल कहेंगे। इस साल के स्टार्ट में जब उन लोग ने S24 सीरीज लॉन्च की थी, तभी से गैलेक्सी AI की शुरुआत हो गई थी। और जो इंटरेस्टिंग बात थी कि गैलेक्सी फोन लॉन्च और गैलेक्सी AI के फीचर्स कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल थे। एप्पल के जैसे अभी तक अवेलेबल नहीं है, इनके अवेलेबल थे। ये एक अच्छी बात थी। और वो फीचर्स थे काफी अच्छे से एम्बेड किए गए थे फोन में। और कुछ फीचर्स डेफिनेटली गिमिकी लग रहे थे कि मतलब क्या ड्रामाबाजी है, लेकिन ज्यादातर फीचर्स यूजफुल थे। आपके फोटोग्राफ्स या प्रोडक्टिविटी में या फिर आपके ट्रांसलेशन में, ऑडियो में काफी हेल्प कर रहे थे। अजय, आपको क्या लगता है कि इस साल का उनका सबसे अच्छा पॉइंट क्या रहा सैमसंग का? सबसे अच्छा पॉइंट ढूंढना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल, बट आई थिंक द बेस्ट वाज द लॉन्च ऑफ S24 विद AI जी। आई थिंक जो सबसे अच्छा मूव रहा, मतलब जुमलेबाजी में नहीं गए, जुमलेबाजी का काम नहीं किया, काम करके दिखाया। और वो भी बहुत बढ़िया पीरियड था, बिकॉज S24 बिल्कुल अर्ली ईयर में स्टार्ट होता है, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर में लॉन्च होता है जी। तो वो डिवाइस ऐसा था जो उनके लिए बहुत अच्छा मोमेंटम सेट कर सकता था जी। बट कहीं ना कहीं वो उनके 2-3 मतलब जो मैसेजेस मार्केट में गए, जो मैंने सुना और जो कहते हैं कि लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है कि इनका ऑफलाइन की तरफ फोकस कम है। बिल्कुल, ये थोड़ा ज्यादा ऑनलाइन की तरफ ज्यादा, चाहे M सीरीज लीजिए चाहे F सीरीज लीजिए जी, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, D2C एक मार्केट में भी न्यूज थी पब्लिश्ड की सैमसंग एज अ कंपनी D2C की तरफ ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। अब D2C का मतलब या तो आप डिजिटल अपनी वेबसाइट से बेच रहे हैं या आप अपने स्टोर से बेच रहे हैं जी। तो वो भी एक मेनलाइन चैनल के अंदर, ये दोनों ही चीजें मेनलाइन चैनल को थोड़ा सा पीछे हटाती है कि भाई कंपनी अपने ब्रांड स्टोर ज्यादा खोलेगी तो ऑब्वियसली हमारे बिजनेस पे हिट आएगी, कंपनी ऑनलाइन पे ज्यादा जाएगी तो हमारे पे हिट आएगी। तो जो उनका मेन स्ट्रेंथ था, सैमसंग सबसे पुरानी कंपनी है, सैमसंग जितना चैनल स्ट्रेंथ किसी ब्रांड का नहीं है और ना हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता जी।
उसके बावजूद वो अपने चैनल स्ट्रेंथ को यूज नहीं किए, ये मेरे हिसाब से उनका बहुत बड़ा मिस था। राइट मुझे लगता है कि ये साल उनके लिए एक एक्सपेरिमेंटिंग साल था, क्योंकि यूजुअली तो वो बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन का, लेकिन इस साल शायद ये एक्सपेरिमेंट का कारण ये भी होगा क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स अपने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचने के चक्कर में ऑनलाइन का सहारा लेते हैं। तो इन्होंने कहा हम भी थोड़ा पुश करके देखते हैं क्या है, क्योंकि इनको जो वहाँ पर एडवांटेज मिल रही होगी वो ये होगी कि एक तो जो डिस्काउंटिंग EMI जो ऑप्शंस मिल रहे थे वो ऑनलाइन में मिल रहे थे, वो बैंक अपनी तरफ से ऑफर देता है, उसमें सैमसंग रोल प्ले नहीं करता है, तो उसकी वजह से उनको लगा होगा थोड़ा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। बहरहाल अगले साल देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन ओवरऑल ये था कि प्रोडक्ट्स ठीक ठाक आए, प्राइसिंग बेटर थी या बेटर हो सकती थी। अभिषेक क्या कहना है, कोई फ्लॉ है इसमें? फोल्डेबल्स की प्राइसिंग बिल्कुल बेटर हो सकती थी जी, क्योंकि वो अपने एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच रहे हैं उनके फोल्डेबल्स, जहाँ पे कोई मीनिंगफुल अपग्रेड्स आ ही नहीं रहे हैं। बिकॉज मतलब मेरे को इसलिए लगता है, जैसा सर ने बोला कि डिक्लाइन है प्रेडिक्टेड और हो भी रहा है फ्लिप में, फोल्ड में, तो कुछ अगर और वहां पे प्राइसिंग थोड़ी और एडजस्ट करी जा सकती। राइट और जैसे कि आप बोल रहे थे एस्पिरेशनल वैल्यू, पहले ने बताया था एप्पल के रिपोर्ट कार्ड में कि एस्पिरेशनल वैल्यू काफी हाई रहती है उनके साथ। चलिए इनके साथ एस्पिरेशनल वैल्यू होगी नहीं होगी वो डिबेटेबल है कितनी रहती है, लेकिन फैंस तो जरूर होंगे। लेकिन फैंस के लिए काफी डिसअपॉइंटमेंट था इस साल, क्योंकि फैन सीरीज में भी कोई बहुत अच्छा एडिशन नहीं करा गया। बिल्कुल, फैन एडिशन में थोड़ा दम डाल देते तो शायद मजा आता है, क्योंकि उसकी प्राइसिंग यूजुअली वो रहती है जो लोग एफोर्ड कर सकते हैं। वहाँ पे फोल्डेबल्स इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं, जो हालांकि लीक्स कह रहे हैं अगले साल आएंगे, बट हो सकता था इस साल भी। बस लीक तो लीक ही होते हैं। और इसके अलावा एक और चीज थी जो पूरे साल भर इनका अपडेट्स का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा, कोई भी एक्सीडेंट नहीं, कोई भी चालान नहीं। लेकिन दिसंबर आते आते इनके ऊपर थोड़े से 1-2 चालान लग गए डिले की वजह से, क्योंकि इनके जो One UI 7 है वो थोड़ा डिले हो रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया में जो कंप्लीट रोल आउट होगा जनवरी तक होगा, जब इनका S25 सीरीज भी लॉन्च हो जाएगा। लेकिन ये 11 महीने का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया, 1 महीने का रिकॉर्ड थोड़ा सा हिला हुआ। लेकिन अब ऐसा करते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक मैसेज सुन लेते हैं हमारे स्पॉन्सर का। इतने सारे मोबाइल और फीचर्स कूट कूट के भरे हैं, लेकिन कोर बैटरी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं। संदीप, बैटरी की आउटपुट जो है वो 2 चीजों पर निर्भर करती है। एक तो है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन और दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन। केमिकल कॉम्पोजिशन में डेफिनेटली काम चल रहा है, पेस थोड़ी स्लो, पर ऑप्टिमाइजेशन हमारा गेम है। इसमें हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। फास्ट चार्जिंग तो आपको मालूम ही है। इसके अलावा हम लोग काम कर रहे हैं 3 नैनोमीटर चिपसेट पे, जिसकी वजह से बैटरी आउटपुट और एफिशिएंसी पे लगेंगे 4 चांद। यकीन नहीं होता है, चेकआउट Dimensity 9400। इसके अलावा R&D हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसकी वजह से जो बैटरी आउटपुट है और बैटरी एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो रही है। वेल, अब बारी आ गई कि बताने की आपको कि सैमसंग के टॉप 3 फोन कौन से थे 2024 के। सबसे पहला फोन थर्ड पे कौन सा होगा? थर्ड में मेरे हिसाब से रहेगा गैलेक्सी S24, जहाँ पे बहुत सारे कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप्स नहीं आते अब जी। वहाँ पे वो फोन अच्छा कर रहा है। हालांकि उसमें Exynos था, बट Exynos ऑल्सो डिड वेल। मैं कोई उसमें ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं है। दे हैव मैनेज्ड थर्मल्स, वहाँ पे बैटरी बैकअप बहुत अच्छा कर दिया गया है कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर्स। तो S24 थर्ड पे। सेकंड नंबर पे कोई टॉप एंड आने वाला है या भैया जेब पे भारी पड़ने वाला फोन नहीं है? दूसरे नंबर पे कौन सा है? मिड रेंज वाला ही रहेगा दूसरे नंबर पे, गैलेक्सी A55। उसमें भी वो इसीलिए क्योंकि वहां पे भी सॉफ्टवेयर कमिटमेंट बहुत अच्छी है। वहां पे भी AI फीचर्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। बिल्ड क्वालिटी इज टॉप नॉच एंड अगेन Exynos इज परफॉर्मिंग वेल। परफेक्ट। और नंबर 1 पे गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, क्योंकि पावर पैक फ्लैगशिप है, सब कुछ है उसमें, कोई शिकायत ही नहीं है उसमें। राइट। सो अरे चलते फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट सैमसंग के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर? मेरे हिसाब से सैमसंग बहुत बेस लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है जी। कुछ अपनी कमियां करेक्ट कर ले, चाहे वो चैनल से लिंक्ड हो, चाहे वो प्रोडक्ट से लिंक्ड हो, चाहे वो प्रोडक्ट मिक्स स्प्रेड से लिंक्ड हो, तो मेरे और कुछ मार्केटिंग, आई थिंक एक टाइम आ गया थोड़ा सा मार्केटिंग का भी, अगर ये सब थोड़ा एडजस्टमेंट कर ले तो बहुत, बिकॉज ऑनलाइन तो उन्होंने काफी अच्छा कब्जा कर लिया ऑनलाइन पे। ऑफलाइन इनका पुराना स्ट्रेंथ है, एक बार इनको दोबारा मेहनत करनी है वापस, तो दे आर अ ब्रांड विच कैन रियली मेक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक। आज की तारीख में अगर ये तीसरे या चौथे नंबर पे है, ये आराम से फर्स्ट में आ सकते हैं,
इनको एक और चीज़ करेक्ट करनी पड़ेगी जो आई थिंक रिलेटेड है CMF से, कलर मटेरियल एंड फिनिश। आई थिंक सैमसंग के जो फोन से एक्सपेक्टेशन होता है लोगों का ना, वो बाकी आप ब्रांड्स देखते हैं चाइनीज जो लीडिंग ब्रांड्स हैं, उनमें आपको फोन्स के जो डिजाइन है, डिजाइन फोन में क्या होता है, एक्चुअली बैक ही होता है जी, या कैमरा पोजीशनिंग या कैमरा प्लेसमेंट ही होता है। बिल्कुल। वो अगर आप देखेंगे तो सैमसंग का बड़ा टिपिकल स्टैंडर्ड प्लेसमेंट है जी, जबकि आप बाकी ब्रांड्स में जाएंगे तो उन्होंने काफी प्ले किया इन चीजों के साथ जी। तो थोड़ा सा अगर ये डिजाइन के ऊपर, डिजाइन एलिमेंट के ऊपर, नॉट इन टर्म्स ऑफ फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर तो फोल्डिंग और फ्लिप दोनों ऑलरेडी है इनके पास में, आप तो ट्रिपल फोल्ड ही ला सकते हैं, इसके अलावा तो कोई बचा नहीं है। और इसके मतलब अगर ये थोड़ा कलर मटेरियल और फिनिश के ऊपर थोड़ा सा और वर्क कर ले तो थोड़ा सा मॉडर्न लुकिंग, अभी ये थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना कि ये एक्सपेक्टेड टाइमलाइन एक्सपेक्टेड हो चुका है, ये बड़ा ट्रेडिशनल टाइप, इनको मान लिया गया है कि एक बड़ा बेस लाइन प्रोडक्ट जैसा पुराना चल रहा है वैसा चलता हुआ रहा ब्रांड मान लिया है। ब्रांड को थोड़ा सा री इन्वेंट करना पड़ेगा अपने आपको, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो कोई भी एंगल हो, दे हैव टू रीइन्वेंट देमसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग का फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट ये है कि सैमसंग को थोड़ा सा हटके सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा हटके हर एक डिपार्टमेंट में, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज कांस्टेंट है और वो है चेंज। जितनी थोड़ी थोड़ी चेंजेस भी कर लें तो आई थिंक कंज्यूमर से दोबारा टच पॉइंट बेटर हो जाएगा। और जो हटके हम बात कर रहे हैं, हटके इतना भी हटके नहीं सोचना है कि कंज्यूमर को झटका लगे। देखना यही है कि सैमसंग ये कैसे करेगा 2025 में, लेकिन उम्मीद यही है कि 2025 में सैमसंग विल कम बैक वेरी स्ट्रांगली। तो बस इतना ही आज के इस रिपोर्ट कार्ड में। मुझे, अजय और अभिषेक को दीजिए इजाजत। जल्दी आ रहा है अगला रिपोर्ट कार्ड, उसका करिए इंतजार और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।